यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी कर रहे थे। ये मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एक हमने पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट और एक है मोलर स्पेसिफिक हीट। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। जो स्पेसिफिक हीट है वो हम लोग यूज करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो स्पेसिफिकली हम गैसेस के लिए यूज करते हैं। ये वर्ड, जो ये क्वांटिटी है, हम लोग गैसेस के लिए यूज करते हैं। ओके, और इसके फॉर्मुलेशन में हमने ये देखा था कि मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से लिखा जाता है, एंड द फॉर्मूला इज द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, इसके बाद में हमें ये डिस्कस करना है कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये कांस्टेंट नहीं होती है। गैसेस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी। एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी, ये चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करेगी कंडीशन पे। ये डिपेंड करेगी किस पे? कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस फील्ड है, जैसे आइडियल गैस फील्ड है फॉर एग्जांपल। ये जो पिस्टन है ये एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट एनर्जी ना तो बाहर से अंदर आ सकती है और ना अंदर की हीट एनर्जी बाहर जा सकती है। तो एक चीज तो साफ है, the heat given to the system is zero. The heat given to the system is zero. Heat given या heat loss दोनों ही जीरो होंगे, क्योंकि ये जो वॉल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल कैसी है? नॉन कंडक्टिंग, मतलब कि बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। तो इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल्स। इसी तरह से यहाँ पर जो भी गैस थी, इसमें कोई भी गैस हमने फिल कर रखी है और एक पिस्टन यहाँ पर लगाया है, वो पिस्टन भी एडियाबैटिक है, मतलब कि नॉन कंडक्टिंग है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ कंप्रेशन। इस पिस्टन के अंदर क्या फिल कर रखी है हमने? गैस, आइडियल गैस। ओके, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किसी भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसमें दो चीजें होंगी। हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उससे क्या होगा? इससे टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइजेस, जो गैस है उसका टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा क्या होगा? एक्सपेंशन। तो हम जो भी हीट एनर्जी देंगे उस हीट एनर्जी का कुछ पार्ट टेम्परेचर राइज करने में जाएगा और कुछ पार्ट एक्सपेंशन में खर्च होगा। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि हमने जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की थी उससे टेम्परेचर चेंजेस एक्यूरेट नहीं हुए, मतलब कि जो टेम्परेचर चेंज हम चाहते थे वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो गैस क्या हो रही है? वो गैस एक्सपेंड भी हो रही है, फैल भी रही है। तो हीट एनर्जी देने से अगर सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है, जैसा कि किसमें मिलेगा आपको? जैसा कि आपको सॉलिड्स और लिक्विड से मिलेगा। किसमें मिलेगा? सॉलिड्स और लिक्विड से। उसमें जब हम हीट एनर्जी देंगे, सॉलिड्स को जब हम हीट एनर्जी देते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उनका टेम्परेचर राइज होता है। थोड़ा बहुत एक्सपेंशन भी होता है, लेकिन उनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻⁵ -6 के आसपास होता है। तो मतलब कि एक्सपेंशन बहुत कम होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं तो वो हीट एनर्जी नेग्लिजिबली क्या हो रही है? एक्सपेंशन में खर्च हो रही है। तो एक्सपेंशन में हीट एनर्जी यूज ही नहीं हो रही, हम ऐसा मान रहे हैं। और हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे सिर्फ क्या हो रहा है? उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? हम जो हीट एनर्जी देते हैं उससे सिर्फ क्या होता है? उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज होता है, एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है। लेकिन गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता। हम जो भी हीट एनर्जी देंगे उससे टेम्परेचर भी राइज होगा और एक्सपेंशन भी होगा। तो अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर तो ये भी देखने को मिलता है कि टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस ही नहीं आए। टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आए तो स्पेसिफिक हीट जो है उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूला में चेंज इन टेम्परेचर है, और अगर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो डिवाइड में जीरो आ जाएगा और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट, मतलब आप जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं गैसेस को। ओके, एनीवेज हम लोग अभी इस केस की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर की कैसी वॉल्स है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, एडियाबैटिक वॉल्स है मतलब, और इसके अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और हम क्या करने वाले हैं, कंप्रेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कंप्रेशन। तो मैंने क्या किया, इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा पुश किया, पुश करने पर इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने कंप्रेस किया, हमने देखा यहाँ का टेम्परेचर राइज हो गया। कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, क्योंकि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। इस पर जो एनर्जी खर्च की जा रही है उससे गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनीवेज आप ये समझिए कि जब हम कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा। तो मैंने इसको ऐसा कंप्रेस किया, टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ा है मतलब कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है तो हीट के चेंजेस भी हो रहे हैं। तो अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं आ सकती, और बाहर से हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर कोई बर्नर लगा रखा है, ऐसा बर्नर लगा रखा है। तो ये बर्नर क्या करेगा, हम इसको हीट एनर्जी देना चाहते हैं लेकिन हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएंगे गैस को। क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, क्योंकि ये कैसी वॉल्स है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, तो बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं जा रही। तो हमने ये बोला कि हम हीट एनर्जी तो दे नहीं पा रहे, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस जीरो। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी इस केस में, द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। टेम्परेचर में चेंज हुआ, कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, ये 2 मोल गैस थी तो हमने यहाँ 2 मोल लिख दिया इसको। चेंज इन हीट या हीट एनर्जी सप्लाई टू द गैस, ये क्या है, ये जीरो है। ना तो बाहर से हीट एनर्जी अंदर जा रही है और ना अंदर की हीट एनर्जी बाहर जा रही है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो लिखेंगे। जीरो लिखते क्या हो जाएगा, मॉलर स्पेसिफिक हीट कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, अब जीरो के डाउन स्टेयर्स में कुछ भी हो तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो मॉलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, जीरो आएगी। तो जब हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, जब हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे हैं इन एन एडियाबैटिक सिलेंडर, ये एक एडियाबैटिक पिस्टन और सिलेंडर यहाँ लगा हुआ है, अगर इसके अंदर अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो उस कंप्रेशन में टेम्परेचर तो चेंज होगा, उस कंप्रेशन में टेम्परेचर तो चेंज होगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट जीरो होगी, मतलब कि आप गैस को हीट एनर्जी नहीं दे पा रहे। तो गैस की स्पेसिफिक हीट फिक्स नहीं है, इस केस में जीरो आ रही है। एक और केस देखिए, एक्सपेंशन का केस देखते हैं। अब हम ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसकी कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, जिसकी कैसी वॉल्स होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, मतलब कि हम जो हीट एनर्जी देंगे वो हीट एनर्जी गैस तक सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक पिस्टन बनाया और दिस इज द पिस्टन। अब इसको आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग पुल करेंगे, पिस्टन को बाहर की तरफ खींचेंगे तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा, देखिए कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज होता है तो एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा। अब एक बात और सुनिए, एक्सपेंशन क्यों होगा, उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है एक्सपेंशन होने का। यहाँ पर जो भी गैस है उसके पार्टिकल मूविंग है, तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स हैं ये किससे जाकर के टकराते हैं, इसकी वॉल से जाकर के हिट करते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, वॉल्स को जाकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, पिस्टन को भी स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि बाहर एयर पार्टिकल्स हैं, वो एयर पार्टिकल्स भी आकर के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर सेम है, इसी वजह से ये पिस्टन ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मान लीजिए बाहर का जो प्रेशर है वो 1 atm है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 1 atm। इसके बाद में अंदर का जो प्रेशर है वो भी 1 atm है। इनसाइड द प्रेशर ऑफ द सिलेंडर इज 1 atm। तो बाहर का प्रेशर भी 1 atm है और अंदर का प्रेशर भी क्या है, अंदर का प्रेशर भी 1 atm है। तो दोनों प्रेशर सेम है, इसी वजह से ना तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना डाउनवर्ड, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, कहीं भी मूव नहीं कर रहा। अब देखिए अब क्या चेंजेस आएंगे। मैंने यहाँ पर एक बर्नर लगाया और
इस सिलेंडर को हीट एनर्जी सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। इस सिलेंडर को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट एनर्जी सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। दिस इज ए बर्नर विच इज यूज्ड टू सप्लाई द हीट एनर्जी टू द सिलेंडर। अब जैसे ही मैं हीट एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, तो आंसर है ये हीट एनर्जी से टेम्परेचर राइज होगा प्लस एक्सपेंशन होगा। अब देखिए पहले तो टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पर जो थर्मामीटर लगा रखा था उसने हमें बताया कि इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है जैसे ही हमने हीट एनर्जी को सप्लाई किया। तो यहाँ पर हीट एनर्जी मिलते ही ये पार्टिकल्स का मोशन जो है वो इंक्रीज हो गया। अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे, और अगर ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं तो जब ये जाकर के पिस्टन से टकराएंगे तो उस पर पहले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अब बाहर का जो फोर्स है वो तो सेम है 180 mm, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई, उस प्रेशर में तो कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन अंदर का जो प्रेशर है वो पहले क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई की, यहाँ के पार्टिकल्स फास्ट मूविंग हो गए, और फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी से चले गए, और हाई वेलोसिटी के पार्टिकल्स जब टकराएंगे पिस्टन से तो पिस्टन पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो पहले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। देखिए ऊपर से फोर्स था 1 न्यूटन का, नीचे से भी फोर्स था 1 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये फोर्स जो है ये बढ़ गया, ये फोर्स कितना हो गया, ये फोर्स हो गया 2 न्यूटन। अब रिजल्टेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स है और अपवर्ड डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स हो चुका है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो सेम टू सेम यहाँ पर होगा। पहले दोनों ऊपर और नीचे के जो प्रेशर थे वो बराबर थे, अंदर और बाहर के प्रेशर, लेकिन जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई की यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हुआ और पार्टिकल फास्ट मूविंग हुए और इससे टकराते ही ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो पिस्टन जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सपेंशन होगा। अब मान लीजिए ये पिस्टन इस पोजीशन पर था, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, और ये धीरे धीरे ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ तक पहुंच गया। दिस इज द सेकंड पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं, लेकिन इसमें और क्या क्या चेंजेस होंगे, जैसे जैसे ये एक्सपेंड होगा प्रेशर फिर से क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। हीट एनर्जी देने पर इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंशन होने पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखिए वर्क कौन कर रहा है, ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं वही तो जाकर के टकरा रहे हैं पिस्टन से, तो ये पार्टिकल्स की एनर्जी ही तो पिस्टन में जा रही है जिसकी वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पिस्टन फर्स्ट पोजीशन से यहाँ से सेकंड पोजीशन तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमने जो हीट एनर्जी दी थी उससे पहले टेम्परेचर राइज हुआ था और धीरे धीरे क्या होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा, और पार्टिकल्स की जो एनर्जी थी वो फिर से पहले जितनी होगी। तो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर तो 0 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी थी, पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही हीट एनर्जी दी टेम्परेचर हुआ 21 डिग्री सेल्सियस, और 21 डिग्री सेल्सियस होते ही ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया। इन पार्टिकल्स के पास जो हीट एनर्जी आई थी वो हीट एनर्जी पिस्टन को ऊपर ले जाने में खर्च हो गई, तो इनकी एनर्जी फिर से पहले जितनी होगी। तो अब टेम्परेचर 21 हो चुका था, लेकिन इन पार्टिकल्स ने कुछ वर्क कर दिया, अपने एनर्जी को खर्च कर दिया, तो दोबारा से इनका टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, हीट एनर्जी देने पर इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही ये एक्सपेंड होने लगे, और एक्सपेंशन के दौरान फिर से टेम्परेचर कम हो गया। तो मैं एक सिंपल सी बात लिखता हूँ, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई करते ही टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ तो उस केस में क्या हुआ, एक्सपेंशन। हमने पिस्टन को फ्री छोड़ रखा है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने पर फिर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल, टेम्परेचर फॉल। हीट एनर्जी देने पर टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर फिर से कम हो गया। यही तो पढ़ा हमने, एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, फॉल होता है, एक्सपेंशन होने पर टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ा था उतना ही कम हो गया। ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ये मैंने अभी लिखा था, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। अब आप मुझे बताइए इस केस में स्पेसिफिक हीट कितनी होगी इस गैस की,
जो इस सिस्टम के अंदर गैस थी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी या मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, ये रहा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं दैट इज रिटन एज डेल्टा क्यू। नंबर ऑफ मोल, जितने मोल, 1 मोल 2 मोल या n मोल गैस है तो n मोल लिख दिया हमने। एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 0। इस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डिवाइड बाय 0 आ गया। अगर डिवाइड बाय 0 आ गया, अब देखिए किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 होता है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो इस गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब आ रही है इनफाइनाइट। पहले वाले केस में, कंप्रेशन वाले केस में इसकी स्पेसिफिक हीट थी 0, लेकिन ये जो केस है जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपेंशन हो रहा है, फिर टेम्परेचर फॉल हो रहा है, हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इस केस में इसकी स्पेसिफिक हीट आ रही है इंफिनिटी। इसका मतलब है कि आप जितनी भी हीट एनर्जी देना चाहें दे सकते हैं, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप और हीट एनर्जी देंगे और एक्सपेंशन होगा, और हीट एनर्जी देंगे और एक्सपेंशन होगा। तो पहले जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एक्सपेंशन के कारण उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, एक्सपेंशन होने के कारण उसका टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट रहेगा 0। तो इस केस में आप जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई करना चाहें कर सकते हैं और उससे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये 2 एग्जांपल से हमें क्लैरिफाई ये होता है कि हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी डिपेंड करती है कंडीशन पे। या आप ये बोल सकते हैं कि जो भी गैस इस कंटेनर के अंदर थी, आइडियल गैस, उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट है, उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं है, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है, इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशन। कंप्रेशन हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट जो थी वो 0 आ रही थी, इससे पहले वाले केस में जो स्पेसिफिक हीट थी वो 0 आ रही थी, लेकिन इस केस में स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आ रही है। तो इट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर गैसेस, गैसेस के लिए कांस्टेंट नहीं होती। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के टाइप की। क्या क्या टाइप्स होते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के? कंडीशन से डिपेंड करता है। 2 कंडीशन से आपको बताऊंगा तो 2 टाइप हो जाएंगे इसके। टू प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट, टू प्रिंसिपल मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। जो 2 मोलर स्पेसिफिक हीट यूज की जाती है गैसेस के लिए, मेनली ये वाली यूज की जाती है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो 2 केस बताए उसी से रिलेटेड है ये। तो 2 तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट होगी गैस की, एक होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक होगी कांस्टेंट प्रेशर पर। 2 डिफरेंट कंडीशंस पर 2 डिफरेंट हीट कैपेसिटी है। मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग होगी, अगर ये कंडीशन होगी तो उसकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, उसकी मतलब गैस की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट होगी। तो गैसेस की स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं कैपिटल सी से। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसके सबस्क्रिप्ट में बी लिख देंगे, पीवी। दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसमें क्या लिखेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट इज पी एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को लिखने के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इसको लिखने का तरीका होगा।
अब कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होती है उसके बारे में सुनिए। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, पीवी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। इसमें लिखेंगे Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी। फॉर्मुलेशन सेम है, फॉर्मूला सेम है। हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी भी गैस आप ले रहे हैं 1 मोल 2 मोल 5 मोल, और कितना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो ये वैल्यूज पुट करके आपके पास आ जाएगी कि वो कितनी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके पास कितनी कैपेसिटी है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, अब इसका क्या मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके बारे में समझिए। कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे रखी जा सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे रखी जा सकती है? तो आंसर है कि हमें एक क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा जिसकी फिक्स वॉल्स होंगी, जो एक्सटेंड नहीं होंगी, मतलब कि जो क्या नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन लगा होता है तो पिस्टन तो ऊपर नीचे जा सकता है, तो हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया। दिस इज हैविंग क्लोज कंटेनर, दिस क्लोज कंटेनर इज हैविंग गैस। इसमें क्या है, गैस है, ये पार्टिकल्स है। अब हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। ये जो क्लोज कंटेनर है हम इसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम। कंटेनर की वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाली, ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी बिकॉज इट इज ए क्लोज कंटेनर। अब हमने फिर से क्या किया, यहाँ पर बर्नर लगाया, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना स्टार्ट किया। हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे, अगर हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, तो टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रेशर तो इंक्रीज होगा। अब पार्टिकल्स जो है वो फास्ट मूविंग हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा फास्ट मूविंग होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे इसकी वॉल्स के ऊपर, लेकिन ये वॉल्स जो है वो एक्सपेंड, वो क्या नहीं हो रही है, ऐसा फैल नहीं रही है, तो एक्सटेंशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं हो रहा। तो हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट एनर्जी किसमें जा रही है, चेंज इन टेम्परेचर। हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं इस केस में सारी हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, चेंज इन टेम्परेचर में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दिस केस वी आर गिविंग द हीट एनर्जी, वी आर सप्लाइंग द हीट एनर्जी, और ये किसमें जा रही है, टेम्परेचर राइज होने में। हीट एनर्जी से टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पर कोई वर्क नहीं करेगी। ये जो गैस पार्टिकल्स है ये कोई वर्क नहीं करेंगे, ये अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंशन कर सकते तो एनर्जी खर्च होती। कांस्टेंट वॉल्यूम है, पार्टिकल्स कोई वर्क नहीं कर रहे हैं इस केस में। इसमें देखिए, अब इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? तो आंसर है आपको ऐसा बर्तन लेना पड़ेगा जिसमें पिस्टन लगा होगा और पिस्टन को आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम हीट एनर्जी देंगे वो पिस्टन ऐसा ऊपर की तरफ उठता जाएगा और प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस केस में प्रेशर क्या होगा, इस केस में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस। दो चीजें आपको याद रखना है, इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी लेकिन यहाँ का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल फास्ट मूविंग होते जा रहे हैं तो ज्यादा हाई वेलोसिटी से जल करके आएंगे और टकराने पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। वॉल्स पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे, पहले से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज है। अब इसमें देखिए, प्रेशर कांस्टेंट रखना है, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए एक सिलेंडर लेंगे, इस सिलेंडर के अंदर क्या लगा देंगे, पिस्टन लगा देंगे और इस पिस्टन को फ्री छोड़ देंगे और इसमें ये गैस फील्ड है, इस गैस की वजह से ये पिस्टन इस पोजीशन पर है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम हीट एनर्जी देने वाले हैं। हीट एनर्जी बर्नर से देंगे, तो जैसे ही मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा हम देखते हैं ये पिस्टन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाता है, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है, एक्सपेंशन होता है। और ये बात अभी मैंने लिखी थी, ये चीज मैंने अभी लिखी थी, स्पेशली इस केस के लिए लिख रहा हूँ मैं, सेकंड केस के लिए, कि हम जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी से पहले क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होते ही क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, पार्टिकल्स फास्ट मूविंग होंगे तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे और एक्सपेंशन होते ही टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं, जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं उससे टेम्परेचर भी राइज होगा और धीरे धीरे एक्सपेंशन भी होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगा। तो मैं जो हीट एनर्जी यहाँ दे रहा हूँ उससे दो वर्क हो रहे हैं, यहाँ पर जो मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ उससे दो वर्क होंगे।
टेम्परेचर राइज होगा प्लस एक्सपेंशन भी होगा, प्लस एक्सपेंशन भी होगा। इसमें तो मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, तो वो 100 जूल की एनर्जी सारी टेम्परेचर को राइज करने में चली गई। तो हमने देखा इसमें टेम्परेचर फटाफट इंक्रीज होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा क्योंकि इसको कम हीट एनर्जी चाहिए होगी। हमने 100 जूल दिए तो वो 100 के 100 जूल से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आप 100 जूल दोगे तो 70 जूल तो टेम्परेचर राइज करने में जाएंगे और 30 जूल फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन में चले जाएंगे। अब देखिए एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। यहाँ पर 1 atm प्रेशर है, बाहर भी 1 atm प्रेशर है। जैसे ही हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हुआ और धीरे धीरे पिस्टन ऊपर उठने लगा। पिस्टन ऊपर उठने लगा तो प्रेशर पहले जितना हो गया, तो इस तरह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हम इसको फ्री छोड़ देंगे, जितना पिस्टन ऊपर जाना चाहता है जा सकता है। इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब धीरे धीरे ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन पर जाकर के रुक गया। अब फिर से अंदर का प्रेशर 1 atm हो चुका है, बाहर का प्रेशर 1 atm हो चुका है, तो ये इस सेकंड पोजीशन पर रुक गया। अब फिर हम और हीट एनर्जी देंगे, फिर ये यहाँ जाकर के रुक जाएगा पिस्टन। ये सिलेंडर यहाँ तक है, फिर ये इस थर्ड पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? थर्ड पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अंदर का प्रेशर फिर से 1 atm हो गया और बाहर का प्रेशर तो 1 atm था, और दोनों प्रेशर अगर बराबर हो चुके हैं तो फिर ये थर्ड पोजीशन पर रुक जाएगा। तो अगर हम पिस्टन को फ्री छोड़ देते हैं तो उस केस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये जितना ऊपर जाना चाहता है जा सकता है और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ओके, लेकिन क्या बढ़ रही है? लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, वॉल्यूम इंक्रीज है। इसमें क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट थी, प्रेशर बढ़ता था। इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। पिस्टन ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो इस केस में हम जो 100 जूल की एनर्जी देंगे, 70 जूल से तो टेम्परेचर राइज हो रहा है और 30 जूल से एक्सपेंशन हो रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि 50 जूल से टेम्परेचर राइज हो रहा है और 50 जूल से एक्सपेंशन हो रहा है। अब बताइए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ, 100 जूल दिए तो 100 जूल एनर्जी टेम्परेचर राइज में खर्च हो गई। तो मैं जितनी भी एनर्जी दे रहा हूँ वो इसमें जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैं 200 जूल की एनर्जी दे चुका था, जिसमें से 100 जूल तो टेम्परेचर राइज में खर्च हुए और 100 जूल एक्सपेंशन में खर्च हुए। तो क्या होगा? यहाँ पर 100 जूल दिए, कम एनर्जी दी और उस एनर्जी से टेम्परेचर राइज हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर मेरे को 200 जूल देने पड़े, तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ एनर्जी टेम्परेचर राइज में जा रही है और कुछ एनर्जी एक्सपेंशन में जा रही है। तो पूरी एनर्जी टेम्परेचर राइज को नहीं मिल पा रही है, टेम्परेचर राइज होने में नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि 100 जूल यहाँ दिया और उससे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने 200 जूल दिए तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा इस कंडीशन में। तो इसको ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट अलग अलग हुई ना। इस केस में तो सिर्फ 100 जूल एब्जॉर्ब करते ही ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। इस केस में 200 जूल एनर्जी देते हैं तब जाकर के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें ज्यादा है एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। तो हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज लेस देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बात यहाँ पर क्लियर होती है कि जो Cp होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, जैसे आपके पास खुला बर्तन है और आप उसके अंदर पानी बॉईल कर रहे हैं, वाटर बॉईल कर रहे हैं, तो उसको बॉईल करने के लिए या उसके अंदर जो भी गैस थी उसको आप टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक्सपेंड भी हो रही है, गैस फैलती भी जा रही है। और अगर आप बर्तन को ढक करके खाना पकाते हैं, जैसे कि हम एक ओपन वेसल के अंदर फूड को क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, और एक क्लोज कंटेनर के अंदर पका रहे हैं, तो किसमें जल्दी पक जाएगा? तो आंसर है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले। तो प्रेशर कुकर इसीलिए तो बनाए गए हैं, प्रेशर कुकर इसीलिए तो बनाए गए हैं, उनकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होती। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एनर्जी हम देते हैं उससे जल्दी जल्दी टेम्परेचर राइज होता है और सारी एनर्जी टेम्परेचर राइज में जाती है। और अगर ओपन वेसल के अंदर, ओपन कंटेनर में खाना पका रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? बात क्लियर है? क्योंकि जो हीट एनर्जी देंगे
वो हीट एनर्जी थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज करेगी और उससे एक्सपेंशन भी होगा। अगर ओपन कंटेनर है तो जो उसमें मटेरियल है, जो गैसेज है, वो एक्सपेंड भी होंगी, फैलेंगी भी। ओके, so this is the molar specific heat at constant volume and this is the molar specific heat at constant pressure. Definition same है जो हमने पहले बोली थी। The heat energy supplied to the substance, one mole substance, to increase its temperature 1 degree Celsius. किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया हमने और उस 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और उसके लिए जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, द हीट एनर्जी सप्लाइड टू 1 मोल सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये और ऐड कर देंगे, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट गैस। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें हम बोलेंगे द हीट एनर्जी सप्लाइड to 1 mole substance to increase the temperature 1 degree Celsius at constant pressure is called molar specific heat at constant pressure. फिर से सुन लीजिए क्या बताया मैंने। हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस समय पर जो हीट एनर्जी हमने सप्लाई की दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हम हीट एनर्जी दे रहे हैं 1 मोल सब्सटेंस को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, तब जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, और उस समय हमने जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई की दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, उसमें आपको डिफरेंसेस बताता हूँ, सीपी और सीवी के डिफरेंसेस। अच्छा, ये सीपी और सीवी का जो डिफरेंस आएगा कैसे निकालेंगे डिफरेंस? देखिए, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये एक फॉर्मूला है दैट इज नोन एज मेयर्स फॉर्मूला या मेयर्स इक्वेशन। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर भी इसका फॉर्मूला आएगा। तो उसमें हम देखेंगे ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर कैसे फाइंड किया जाता है, इसका डेरिवेशन है। ओके, लेकिन अभी आपको याद रखना है सीपी माइनस सीवी, सीपी ज्यादा है, कांस्टेंट प्रेशर पर ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कम हीट एनर्जी देनी पड़ती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। और इनका डिफरेंस किसके बराबर आता है? आर के बराबर आता है। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ आर। तो सीपी माइनस सीवी ये आपको याद रखना है अभी फिलहाल, इसका डेरिवेशन आगे के पेपर्स में आएगा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप किसी भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालिए और मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालिए, और उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा 8.3 के आसपास आएगा। उनका डिफरेंस जो है वो हमेशा लगभग 8.3 के आसपास आएगा। मैं कुछ सब्सटेंसेस की सीपी और सीवी लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीवी ऑफ सम सब्सटेंसेस, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन गैसेस की बात करनी है हमने। फर्स्ट वन इज हीलियम, हियर आई एम राइटिंग सीपी एंड सीवी। हीलियम की जो सीपी होती है वो होती है 20.8 एंड 12.5, 20.8 and 12.5। सेकंड इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की सीपी सीवी होती है 28.8, 28.8 एंड 20.4, 20.4 या 20.5 के आसपास होती है। थर्ड वन इज नाइट्रोजन, 29.1 and CV is 20.8, 20.8। फोर्थ वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 29.4 एंड CV इज 21.1, 21.1। अब आप देख लीजिए जो CP की वैल्यूज है वो थोड़ी ज्यादा है। क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम जो भी हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे सिर्फ टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा,
वो हीट एनर्जी एक्सपेंशन में भी जाएगी। तो इसी वजह से कांस्टेंट प्रेशर पर हमें थोड़ी ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। वहीं अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर सब्सटेंस को हीटअप करेंगे तो कम हीट एनर्जी देनी पड़ेगी और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, हीलियम को 20.8 जूल की एनर्जी देते हैं, तब जाकर के 1 मोल हीलियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिर्फ 12.5 जूल की एनर्जी देंगे 1 मोल हीलियम को और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब इसको हम डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। अब अगर मेरे को किसी सब्सटेंस को हीटअप करना है तो बताइए कैसे करूं, कांस्टेंट प्रेशर पर करूं या कांस्टेंट वॉल्यूम पर करूं, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करना है, उसका टेम्परेचर राइज करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर करें या कांस्टेंट प्रेशर पर करें?